Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वन MCQ सीरीज़ को चालू किए हैं एंड अब तक हमारा 8 चैप्टर कवर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट को कवर किया था। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आगे के 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहा हूँ कि आप लोग अपने साथ पेन एंड पेपर लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आज जो आपका गलत हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम के दिन उस क्वेश्चन को आप गलत करके ना आए। पेन पेपर लेके बैठिए एंड क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। दोनों लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है। जिसको इंग्लिश में ना समझ में आए वो हिंदी में रीड कर ले, और जिसको हिंदी में ना समझ में आ रहा हो वो इंग्लिश में रीड कर ले। क्वेश्चन वीडियो लंबी ना हो तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। जो भी चीज़ हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए काम करती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे एनर्जी हो, कुछ भी जो हो हमारे जो इकोनॉमिक को बूस्ट करने के, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट यानी कि बढ़ाने के लिए काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि निम्नलिखित में से किसी सामाजिक आधारभूत संरचना के रूप में जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे: ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, परिवहन, शिक्षा, संचार, ऊर्जा। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना के रूप में जाना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, परिवहन, शिक्षा, संचार, ऊर्जा। क्या है इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसको हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, कम्युनिकेशन हो, एनर्जी हो। तो इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कंसीडर करते हैं? तो वो हमारा क्या है? एजुकेशन है। क्या है हमारा? एजुकेशन जो है वो उसको हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कंसीडर करते हैं ना। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एनर्जी। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा का प्रकार नहीं है? फायरवुड जो है लकड़ी, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, कोल यानी कि कोयला, इलेक्ट्रिसिटी और या तो बिजली। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक ऊर्जा का प्रकार नहीं है? फायरवुड, नेचुरल गैस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला या बिजली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कॉमर्शियल एनर्जी का प्रकार नहीं है। कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है? व्यावसायिक ऊर्जा। तो कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके व्यावसायिक ऊर्जा का प्रकार नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, फायरवुड है, नेचुरल गैस है, कोल है और आपका है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कोयला, प्राकृतिक गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका कौन सा आपका जो है वो आपका जो कॉमर्शियल एनर्जी है वो उसका पार्ट नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। कौन सा ऐसा आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें से कॉमर्शियल एनर्जी का पार्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नेचुरल गैस आपका कॉमर्शियल एनर्जी का पार्ट है। कोयल आपका जो है वो भी यानी कि कोयला जो है वो भी आपके कॉमर्शियल एनर्जी का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है यानी कि बिजली वो भी आपके कॉमर्शियल एनर्जी का पार्ट है। तो बचा क्या? तो बचा ये जो फायरवुड है यानी कि लकड़ी है, इसको हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक एनर्जी के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अपने घर में आप लोग देखे होंगे कहीं भी खाना बनता है, चाहे कुछ भी होता है, जहाँ पहले के लोग जब खाना बनाते थे तो किससे बनाते थे? लकड़ी को जला करके उस पर पकाते थे खाने को। तब ऐसे LPG नहीं थे तो उस पर कैसे CNG गैसेज नहीं थी, तरह तरह के गैसेज नहीं थी, तो अब खाना कैसे बनता था? या तो काऊ डंग पे बनता था या तो इस पे बनता था, तो लकड़ी पे बनता था। तो ये जो फायरवुड है यानी जो लकड़ी है वो हमारे डोमेस्टिक एनर्जी का पार्ट है, वो हमारे कमर्शियल एनर्जी का पार्ट नहीं है। हाँ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा माना जाता है? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप सभी लोग जानते होंगे, सौर ऊर्जा, यानी कि जो अब तो जो सनलाइट से एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो सनलाइट से एनर्जी हम लोग क्रिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी बेसिकली क्या होता है? एक पैनल आपके छत पे या कहीं भी ऐसा लगा रहता है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इस पर सनलाइट डायरेक्ट आपकी इस पर पड़ती है और इससे आपकी जो यहाँ से एक बैटरी या इन्वर्टर कनेक्ट रहता है वो इसको इससे सनलाइट एनर्जी को, हीट एनर्जी को आपके
कन्वर्ट करता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में और उससे आप लोग का जो भी चीज़ें हैं वो रन करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमने इसमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, सोलर एनर्जी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, यानी कि सौर ऊर्जा, कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा इसमें से है जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयले को हम लोग कई साल पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग कई साल पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, नेचुरल गैस जो है उसको भी हम लोग कई साल पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो नया क्या है, नॉन कन्वेंशनल, यानी कि गैर पारंपरिक, पारंपरिक नहीं है वो। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है वो हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। किसे माना जाता है? सोलर एनर्जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? सोलर एनर्जी को माना जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी कि अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती हैं। किस किस चीज़ में सुविधाएं प्रदान करती हैं? आउटसोर्सिंग में करती हैं, इंडस्ट्रियल लिंकेज में करती हैं, इन्वेस्टमेंट में करती हैं, या ऑल ऑफ दीज में करती हैं, यानी कि ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए हैं उन सब में करती हैं। बेसिकली आउटसोर्सिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। आउटसोर्सिंग ये होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर कहीं किसी और देश में है, वो लेकिन एज अ अपने लेबर वहाँ पे काम करने के लिए, एक लेबर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए दूसरी कंट्री में अगर कोई सपोर्ट खोजते हैं, कोई आदमियों को अपॉइंट करते हैं उस कंट्री में, तो वो होता है आउटसोर्सिंग। मतलब अपनी चीज़ को छोड़ के दूसरे जगह पे जाके कुछ लोगों को हायर करना, उनको काम देना अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो वो होता है आपका आउटसोर्सिंग होता है। तो मान लीजिए जैसे एप्पल की कंपनी है, ठीक है, एप्पल की कंपनी का बेसिक काम क्या है? फ़ोन प्रोड्यूस करना, ठीक है। लेकिन एप्पल की कंपनी के साथ आप लोग जब खरीदेंगे तो आपको एक कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिलता है। कस्टमर केयर सपोर्ट, अब जो कंपनी में सामान बना रहे हैं वो तो फ़ोन उठा के बता नहीं सकते कि हाँ आपके फ़ोन में ये दिक्कत है तो ऐसे ऐसे आप रिसॉल्व करिए। वो क्या करते हैं, इंडिया में जहाँ पे बेंगलोर हब माना जाता है कस्टमर केयर का, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट कर देंगे कि ठीक है, आप जो भी कॉल आएगी हमारे कस्टमर की, आप उठाइएगा, आप रिसीव करिएगा, आप उनको आंसर करिएगा। एज अ कस्टमर केयर वो इंडिया में कुछ लोगों को कुछ एक ऑफिस को अपॉइंट कर दिए होंगे, तो जहाँ पे उनको चीप लेबर मिल जाएंगे, सस्ते लेबर मिल जाएंगे और अच्छे स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे, तो वहाँ पे वो अपॉइंट कर देंगे और वो लोग उनकी कॉल उठा के बेसिकली आंसर करने लगेंगे। तो यही होता है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग को मैंने आपको समझाया कि आउटसोर्सिंग होता क्या है। इंडस्ट्रियल लिंकेज, यानी कि औद्योगिक संबंध, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश जो आपके डायरेक्ट रिलेट करता है बैंक से लेकर के, बैंक से जो है वो आपका रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यानी कि अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती हैं। किस किस चीज़ में सुविधाएं प्रदान करती हैं? आउटसोर्सिंग में करती हैं, या लिंकेज, इंडस्ट्रियल लिंकेज में करती हैं, इन्वेस्टमेंट में करती हैं, या ऑल ऑफ दीज में करती हैं। तो किस में करती हैं? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा तो उसकी सुविधाएं किस किस सेक्टर्स में मिलेंगी? आउटसोर्सिंग में मिलेंगी, इंडस्ट्रियल लिंकेज में मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट में मिलेंगी, या ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सब में मिलेंगी। तो किस में मिलेंगी? तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सब में मिलेंगी। जो चारों ऑप्शन है, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल लिंकेज यानी कि औद्योगिक संबंध हो, या निवेश हो यानी कि इन्वेस्टमेंट हो, तो और संरचना की सुविधाएं इन तीनों सेक्टर्स में मिलेंगी। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, विच सेक्टर कंज्यूम हाईएस्ट एनर्जी इन इंडिया, यानी कि भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करता है? ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, या एग्रीकल्चर। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत का जो सबसे ज़्यादा एनर्जी की खपत करता है? एनर्जी की खपत बेसिक मीन है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ताकत वाली एनर्जी नहीं है, एनर्जी का मतलब यहाँ पे आपके फ्यूल से है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा कोल था, पेट्रोलियम था, एलपीजी है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे इस प्रकार की एनर्जी से यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है। तो कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारे यहाँ पे इंडिया में? भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है? चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, इंडस्ट्री हो, हाउस होल्ड हो, एग्रीकल्चर हो। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी कंज्यूम होती है, आप सबको पता है, एलपीजी जो गैस है, पेट्रोलियम है, सीएनजी है, कोई प्रकार की गैस है तो उसका कंज्यूम होता है। अब तो जो बैटरी वाली कार आ रही हैं उसमें भी एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। इंडस्ट्री है, उद्योग, जहाँ पे भी कई सारी डीजल, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, कई सारी सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड उसी तरह है, जैसे हाउस होल्ड में आप लोग खाना पकाने के लिए एलपीजी का यूज़ करते हैं।
एग्रीकल्चर है, वहाँ पे भी कई सारी जैसे इरिगेशन के लिए जो मशीनें हम लोग चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, और सारी भी जो मशीनें चलाते हैं, उसमें भी हार्वेस्टिंग के लिए जो मशीन चलाते हैं, खेत को काटने के लिए जो मशीनें चलाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज़ होता है, तेल का यूज़ होता है, पेट्रोल का यूज़ होता है, डीजल का यूज़ होता है। तो सारी जो सेक्टर्स हैं, जितने भी यहाँ पे सेक्टर मेंशन है, सब में एनर्जी का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट सेक्टर विच कंज्यूम एनर्जी, यानी कि मतलब कंज्यूम हाईएस्ट एनर्जी इन इंडिया, विच सेक्टर कंज्यूम हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा सेक्टर कंज्यूम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड है, एग्रीकल्चर है, तो कौन सा सेक्टर है सर जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, डेली लाखों व्हीकल्स रोड पे चल रहे हैं, वो भी कंज्यूम करते हैं। कई सारी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, उद्योग चल रहे हैं, ये भी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। हाउस होल्ड भी करता है, एग्रीकल्चर भी करता है। तो सबसे क्वेश्चन ये है, सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? उद्योग करता है, यानी कि इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन यूनिट है, हमारे कंट्री की फैक्ट्रीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। कौन कंज्यूम करता है सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे कंट्री में? तो जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो हेल्थ सेक्टर इंडिया इज़ बेस्ड अगेंस्ट, यानी कि भारत की स्वस्थ बुनियादी ढांचे के खिलाफ पक्षपाती है। द रिच, द पुअर, वुमेन, बोथ बी एंड सी। तो किसके खिलाफ है? हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके खिलाफ है? भारत में स्वस्थ बुनियादी ढांचे के खिलाफ पक्षपाती है। तो किसके खिलाफ है? पुअर यानी कि गरीब, रिच यानी कि अमीर, वुमेन यानी कि महिलाएं, बोथ बी एंड सी यानी कि गरीब और महिलाएं दोनों के पक्षपात में है। तो किसके में है? तो हमारा जो देखिए जो हेल्थ एंड फूड है, ये हेल्थ, आप लोग राइटिंग को इग्नोर करिएगा, लैपटॉप में ऐसे चलिए। तो हेल्थ एंड जो फूड है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंसान की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, उसको जो हेल्थ एंड फूड्स जो सेक्टर्स है वो काफ़ी, जो ये दो बेसिक नीड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे कंट्री में कई अभी ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इसकी उतनी बढ़िया फैसिलिटी नहीं लोगों को प्रोवाइड की पा रही है, हमारी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का फेलियर है इसमें कि अभी भी आज़ादी के 60-70 ईयर्स बाद भी लोगों को, आपके देश में ऐसी आबादी है जो अभी भी उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनको बेटर फूड फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लेकर कि लोगों को अच्छे फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की पाए, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इन लोगों को उतनी बढ़िया फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्यों नहीं मिल पा रही है, और जो भी बीच में दिक्कतें आ रही हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज़ बेस्ड अगेंस्ट, यानी कि भारत में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ पक्षपाती है। रिच यानी कि अमीर, पुअर यानी कि गरीब, वुमेन यानी कि महिलाएं, बोथ बी एंड सी यानी कि पुअर यानी कि गरीब और महिलाएं दोनों के खिलाफ है। तो ये बेसिकली किसके खिलाफ सबसे ज़्यादा है? वुमेन के खिलाफ ज़्यादा है, पुअर के खिलाफ भी है, लेकिन क्वेश्चन का है, क्वेश्चन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज बेस्ड अगेंस्ट, तो महिलाओं के, पुअर और महिलाओं के यानी कि गरीब और महिलाओं के अपेक्षा में देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा अभी है। तो इस वजह से इसका आंसर है वुमेन। आगे बढ़ते हैं, GBD इज़ एन इंडिकेटर यूज टू एक्सेस, यानी कि GBD एक सांकेतिक है जिसका उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अब कुछ ऑप्शन है किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डेथ कॉज बाय कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि मृत्यु संचारी रोग से होती है। जो एक दूसरे कम्युनिकेबल डिसीज़ बेसिकली वो डिजीज़ होते हैं जो एक से दूसरों में छूने से फैलते हैं। जैसे आप लोगों ने कोरोना को देखा कि एक से दूसरे को वो बीमारी कैसे फैल रही थी, जब लोग एक से दूसरे में कांटेक्ट में आ रहे थे, एक को कोई दूसरा छू रहा था, छींक रहा था, ये जिसकी जो एयर पार्टिकल्स थे, जो ऑक्सीजन ले रहा था वो छोड़ रहा था, उसके ऑक्सीजन पार्टिकल अगर किसी और के नाक में घुस रहे थे, किसी और की बॉडी से कांटेक्ट कर रहे थे, तो इससे जो डिसीज़ फैलती है एक दूसरे को छूने से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ लिव्ड बाय द पीपल, यानी कि लोगों द्वारा जीवन जीने की गुणवत्ता। थर्ड जो है द क्वांटिटी ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ लिव्ड बाय द पीपल। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका डेथ कॉज बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी मृत्यु असंक्रमण रोग से होती है। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ लिव्ड बाय द पीपल, यानी कि लोगों द्वारा जीवन जीने की गुणवत्ता। द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल, लोगों द्वारा जीवन की गुणवत्ता। डेथ कॉज बाय कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि मृत्यु संचारी रोग से होती है।
तो GBT इज एन इंडिकेटर यूज टू एक्सेस, यानी कि GBT एक सांकेतिक है जिसका उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, किस टाइप की चीज़ को वैल्यू करने के लिए किया जाता है यूज़, किसका, GBT का। तो GBT का यूज़ किस इंडिकेटर किस चीज़ के यूज़ के लिए किया जाता है, डेथ कॉज बाय कम्युनिकेबल डिजीज़, डेथ कॉज बाय कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने आपको बताया क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा। तो इनमें से कौन सा है जो हमारे इंडियन मेडिसिन सिस्टम यानी कि आयुष, आयुष जो आप लोगों ने नाम सुना है AYUSH, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुष मंत्रालय नाम सुना है ना आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे राइज कर सकता है आयुष में वाई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, SH का मतलब क्या है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडियन मेडिसिन सिस्टम किससे बेसिकली रेफर होता है, आयुष से होता है। आयुष मंत्रालय अलग से गवर्नमेंट बनाई थी 2015 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन का पार्ट कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सक पद्धति का पार्ट नहीं है। आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी या सिद्धा। तो कौन सा है जो हमारे इंडियन मेडिसिन सिस्टम का पार्ट नहीं है, एलोपैथी, यूनानी चिकित्सा, सिद्धा। तो बेसिकली इसमें वाई का मतलब होता है यहाँ पे योगा से, किससे होता है, योगा से। सो आयुर्वेदी, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा। तो किससे है नहीं होता है, इसका बेसिक आंसर है एलोपैथी। एलोपैथी का हमारे इंडियन मेडिसिन सिस्टम से रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित में से किसके कारण वृद्धि और विकास में योगदान देता है। इट प्रमोट प्रोडक्टिविटी, यानी कि यह उत्पादक को बढ़ावा देता है। इट जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, यानी कि यह उत्पाद में लिंकेज उत्पन्न करता है। इट प्रोड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट, सॉरी इट रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट, यह बाजार के आकार को कम करता है। या बोथ बी एंड डी, यानी कि इट जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, यानी कि उत्पाद में लिंकेज उत्पन्न करता है, या बोथ बी एंड डी, बी एंड डी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या, हाँ बी एंड डी, डी ऑप्शन तो आपका यही है। सो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा, यहाँ पे सी होगा, बोथ बी एंड सी। सो हम लोग क्वेश्चन एक बार फिर रीड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इंफ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित में से किस कारण वृद्धि और विकास में योगदान देता है। इट प्रमोट प्रोडक्टिविटी, यह उत्पादन को बढ़ावा देता है। इट जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, यानी कि यह उत्पादन में लिंकेज का उत्पन्न करता है। इट रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट, यह बाजार के आकार को कम करता है। या बोथ बी एंड सी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री का बढ़िया रहेगा, किसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग रहेंगे, तो उस कंट्री की ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो वहाँ का जो प्रोडक्टिविटी रहेगा, जिस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ती जाएगी। अगर किसी कंट्री में जो प्रोडक्शन लेवल है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस लोगों को, उस कंट्री के लोगों को रोज़गार बढ़िया मिलेगा। रोज़गार बढ़िया मिलेगा तो वो लोग वहाँ के लोग अपनी जो डेली लेवलीहुड की चीज़ें, जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर पाएंगे। वहाँ की जो पॉवर्टी लाइन है वो कम होगी, वो लोग अपने ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो देखिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितने जैसे जैसे चैप्टर आप आगे पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें पीछे से आपके रिलेट होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपका तो आप अपने ह्यूमन कैपिटल पे खर्च करेंगे, अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर निम्नलिखित में से किसके कारण वृद्धि और विकास में योगदान देता है। इट प्रमोट प्रोडक्टिविटी, यह उत्पादक को बढ़ावा देता है। इट जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, यह उत्पादन की लिंकेज को उत्पन्न करता है। इट रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट, यह बाजार के आकार को कम करता है। तो क्या करता है, सो इट रिड्यूस द साइज ऑफ द मार्केट, यानी कि यह बाजार के आकार को कम करता है। और इसका सेकेंड ऑप्शन है इट जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, ये उत्पादन के लिंकेज को उत्पन्न करता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विथ रिस्पेक्ट टू कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
यानी कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में कोयले के संबंध में सही कथन का चयन करें। इंडिया इज़ डिफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन, यानी कि भारत में कोयला उत्पादन की कमी है। इंडिया इज़ डिफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन, इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंस, ओह यहाँ पे फिर वही लाइन रिपीट हो गई। तो इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई। तो इंडिया क्या है, इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई इन रिसेंट ईयर, यानी भारत में कोयले के उत्पादन कभी भारत में हाल ही के वर्षों में कोयले की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। द प्रिंसिपल कंज्यूमर ऑफ कोयल आर थर्मल पावर स्टेशन, स्टील प्लांट अमंग अदर। कोयले के प्रमुख उपभोक्ता थर्मल पावर स्टेशन, स्टील प्लांट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग से, विथ रिस्पेक्ट टू कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के रूप में कोयले के संबंध में कई सही कथन का चयन करना है हमें। तो क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। विद द रिस्पेक्ट ऑफ कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिया इज डिफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन, यानी कि भारत में कोयले के उत्पादन में कमी है। इंडिया हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ कोल सप्लाई, यानी कि भारत में जो कोल सप्लाई आ रही है वो पिछले कुछ सालों से काफ़ी कम हो रही है। द प्रिंसिपल कंज्यूमर ऑफ कोल आर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन एंड स्टील प्लांट, यानी कि जो कोयल का ज़्यादा कंज्यूमर है, ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट है या तो स्टील प्लांट है या बोथ बी एंड सी, ये दोनों। जैसे कि भारत में कमी भी हो रही है और ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट में और स्टील प्लांट में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आप बताइए कौन सा ऑप्शन कोल एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर सही है। यानी कि कोल यानी कि कोयला एक पारंपरिक स्रोत के रूप में है, इस कथन को कौन सा स्टेटमेंट आपका क्लैरिफाई कर रहा है, कौन से स्टेटमेंट्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसको कौन से स्टेटमेंट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं इसको। तो इसको जो स्टेटमेंट क्लैरिफाई कर रहे हैं वो हैं हमारे बोथ बी एंड सी, यानी कि कोयला हमारा कम भी हो रहा है और हमारा जो है यानी कि जो ज़्यादा कोयला यूज़ हो रहा है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया टू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि कोयले के प्रमुख उपभोक्ता थर्मल पावर स्टील प्लांट है। कोयले के प्रमुख उपभोक्ता थर्मल पावर, कोयले, हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। एक क्वेश्चन मैं फिर रीड कर रहा हूँ इंग्लिश में। विच रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। प्राइवेट सेक्टर अकाउंट फॉर मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में बिजली उत्पादन के प्रमुख हिस्से के लिए निजी क्षेत्र के खाते। द गवर्नमेंट हेल्थ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पावर जनरेशन सेक्टर इन इंडिया, भारत में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी प्रतिनिधि निजी क्षेत्र का प्रवेश को रोकथाम है। फॉर जनरेशन ऑफ पावर इंडिया मेनली डिपेंडेंट ऑन थर्मल पावर प्लांट, बिजली उत्पादन के लिए भारत प्रमुख रूप से थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर है। शेयर ऑफ न्यू अंडर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन पावर जनरेशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग लीप एंड बाउंस इन रिसेंट ईयर, बिजली उत्पादन में ऊर्जा के नए और नवीनीकरण स्रोत का हिस्सा हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट अल्टरनेटिव है क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एमर्जिंग चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए में निम्नलिखित में से कौन सी उभरती हुई चुनौतियां हैं। इन एडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का अपर्याप्त उत्पादन। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कम क्षमता उपयोग। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, या ऑल ऑफ दीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमर्जिंग चैलेंज, यानी कि अभी भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी उभरती हुई दिक्कतें जो आ रही हैं, चुनौतियां जो आ रही हैं हमारे यहाँ बिजली के उत्पादन में लेके, वो कौन सी दिक्कतें हैं। इन एडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का अपर्याप्त उत्पादन। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कम क्षमता उपयोग। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने में और एक जगह से बिजली को दूसरी जगह ले जाने में थ्रू टावर्स, वो काफ़ी हाई कॉस्ट पे हो रहा है, या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें बिजली यानी कि पावर जनरेशन से अभी जो नई दिक्कतें आ रही हैं कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी है,
एंड इसका ऑप्शन होगा तब ऑल ऑफ दीज। जब सारे ऑप्शंस ठीक हो गए तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। तो भारत में बिजली प्रोडक्शन को लेके यानी कि पावर जनरेशन को लेके ये सारी दिक्कतें हैं जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवा में के विकास को दर्शाता है। डिक्लाइन इन डेथ रेट यानी मृत्यु दर में गिरावट, राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज यानी कि जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण, या ऑल ऑफ दीज या ऊपर के सभी। यानी कि क्वेश्चन एक बार फिर रीड करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य सेवा में विकास को दर्शाता है। डिक्लाइन इन डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर में जो हमारी जो डेथ रेट थी हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किए, काफ़ी हमारी हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुई, काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, मशीन्स आई, टेक्निक्स आई, नई नई वैक्सीन्स आई, तो इससे हमारा जो हेल्थ सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा हुआ। जो हमारा डेथ रेट था वो काफ़ी कम हुआ, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो हमारी इंडिपेंडेंस के दौरान 34 ईयर थी अब बढ़ के 67 ईयर्स हो गई है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज़, जो डेडली डिजीज़ थी उसके ऊपर कंट्रोल हम लोग पा गए। जैसे कि आप लोग खुद ही देखिए, आप लोग देखें कोरोना को लेकर, कोरोना जब अपने पीक पे था तो वो काफ़ी डेंजरस था, लेकिन जब हम लोग उस पर वैक्सीन बनाए, हम लोगों ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली उसको कम करने के लिए, तरह तरह की हमारे डॉक्टर रिसर्च टीम लगी उसमें ताकि उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। तो कंट्रोल जो डेडली डिजीज़ था उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल पाए, तो इस वजह से ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, काफ़ी अच्छी हम लोग की सक्सेस मानी जाएगी, जिसको हम लोग हेल्थ सेक्टर में काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम अपने हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव किए हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या होगा, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये भी सही है, यानी कि मृत्यु दर में गिरावट भी आई थी। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि भी हुई है। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज यानी कि जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण भी है। और इसका आंसर सो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि ऊपर के सभी। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा आपका इकोनॉमिक होगा, क्या होगा, इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तो क्या होगा, अवसंरचना विकास की प्रक्रिया को तेजी करती है। क्या करती है, इकोनॉमिक या सोशल, इकोनॉमिक को या सोशल को, तो किसको करती है, इकोनॉमिक को, किसको करती है, इकोनॉमिक को करती है। विंड एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो ख़त्म हो जाएगी, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो ख़त्म नहीं होगी, आप कितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होगी। नॉन कन्वेंशनल बेसिकली ये होता है जो आप कभी भी यूज़ करें ख़त्म नहीं होगी, नॉन कन्वेंशनल। तो जो कोल है हमारा, वो जो कोयला चाहे पेट्रोल कहा जाए या फ्यूल कहा जाए, वो सब हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम लोग एट अ पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो विंड है वो तो डेली चलती रहती है, आज भी चलेगी, 100 साल बाद भी चलेगी, 500 साल भी तो चलेगी। तो जो विंड है हमारी वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है। लिविंग एलिमेंट ओनली, यानी कि जीवित तत्व, और है नॉन लिविंग एलिमेंट ओनली, केवल अजीव तत्व, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज। तो इन्वायरमेंट का कौन कौन सा पार्ट होते हैं, लिविंग, बस इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, छू रहे हैं हम लोग, देख जो भी हमारे आसपास है सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। चाहे रिवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे चेयर हो, चाहे ट्री हो, चाहे बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, लिविंग एलिमेंट ओनली या नॉन लिविंग एलिमेंट ओनली, यानी कि बस जीने जो जीवित हैं वही, या निर्जीव तत्व, कौन से तत्व, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण का तत्व नहीं माना जाता है। एयर, लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी।
तो आप लोग खुद बताइए, आप लोग इतने समझदार तो होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट, चाहे एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे बहुत वेदर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है? एयर है, लैंड है, वेदर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है? तो आई होप आप सभी ने आंसर कर दिया होगा, करेक्ट आंसर किया होगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा यहाँ पे, द टर्म यूज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन इज, यानी कि अवक्रमण को अवशोषित करने के लिए पर्यावरण की संपत्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी यानी कि अवशोषण क्षमता, एबिलिटी टू एसिमुलेट वेस्ट यानी कि कचरे को असामता करने की क्षमता, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली होता क्या है ये, इसमें एब्जॉर्बिव कैपेसिटी क्या होती है? एब्जॉर्बिव, यहाँ पे बी होगा, पी नहीं होगा, एब्जॉर्प्टिव होगा, एब्जॉर्बिव होगा, स्पेलिंग गलत लिखी है, एब्जॉर्बिव होगा। एब्जॉर्बिव कैपेसिटी बेसिकली ये होता है कि आपका लैंड कितनी चीज़ों को अपने अंदर एसिमुलेट कर पाएगा, कितनी चीज़ों को संभाल लेगा अपने अंदर, तो उसी को हम लोग एब्जॉर्बिव कैपेसिटी बोलते हैं इन्वायरमेंट की। तो इसका जो करेक्ट वर्ड है ये एब्जॉर्बिव कैपेसिटी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, यहाँ पे एक वर्ड होगा डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, ये डिग्रेडेशन होगा यहाँ पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ता शहरीकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तेज़ी से औद्योगिकरण। कौन सा ऐसा रीजन है जिससे हमारे जो इन्वायरमेंटल है वो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी कि डिग्रेड यानी ख़त्म होता जा रहा है, एक तरह से इन्वायरमेंटल को काफ़ी क्षति उससे हो रही है। देखिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इससे भी क्षति हो रही है, हमारा जो अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बढ़ रहा है इससे भी हो रही है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उससे भी हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी क्षति हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि पॉपुलेशन अगर किसी कंट्री की बढ़ रही है तो क्या करेगा, वो डिफॉरेस्टेशन करेगा, यानी कि पेड़ों की कटाई करेगा ताकि वो घर बना सके, वहाँ पे जो अपनी बढ़ती जनसंख्या है उनके लिए रहने के लिए जगह प्रदान कर सके। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है और वो बढ़ते जा रहा है। अब ये डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है और शहरीकरण बढ़ते जा रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जा रही हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो ये भी हमारा एक इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने का काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दैट डेवलपमेंट विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ, यानी कि सतत विकास वह विकास है जो कि आवश्यकता को पूरी करता है प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, यानी कि केवल वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी या दोनों, अभी की और आने वाली, यानी कि वर्तमान पीढ़ी और भावी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी ज़रूरतों को, या नन ऑफ दी, या किसी की नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बेसिकली ये होगा कि हमारी भी जो नीड है उसको भी पूरा कर रहा है और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो आने वाली नीड है उसको भी पूरा कर रहा है। कौन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है? इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है, वो है। वर्तमान पीढ़ी के जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के स्तर में कमी, ऑप्टिमम ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि संसाधनों का शोषण का अनुकूल, या ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमम ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। क्या? संसाधनों शोषण का अनुकूलन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? उज्ज्वला योजना इज फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ, यानी कि उज्ज्वला योजना का उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। किसके यूज़ को बढ़ावा देने पर केंद्रित था? एलपीजी, सीएनजी, गोबर गैस, सोलर पावर। किसके यूज़ को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित था? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना बेसिकली एलपीजी के यूज़ को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लाया गया था हमारे गवर्नमेंट द्वारा। मिनी हाइडल प्लांट आर गुड फॉर
इन्वायरमेंट बिकॉज, यानी कि मिनी हाइडल प्लांट पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि मिनी हाइडल प्लांट पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर लोकल एरिया, केवल स्थानीय क्षेत्रों के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं। दे डू नॉट चेंज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वे उत्पादन के स्तर में नहीं बदलते हैं। दे रिले ऑन पेरेनियल स्ट्रीम, यानी कि वो 12 मासी धाराओं पर भरोसा करते हैं, या ऑल ऑफ दीज, तो दे रिले ऑन पेरेनियल स्ट्रीम। इसका करेक्ट आंसर था विच ऑफ द स्कीम बेस्ड ऑन बायो कंपोस्टिंग इज, यानी कि बायो कंपोस्टिंग पर आधारित योजना है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि टिकाऊ कृषि पर राष्ट्रीय मिशन। नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जैविक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। नेशनल मिशन ऑन बायो कंपोस्टिंग, यानी कि बायो कंपोस्टिंग पर राष्ट्रीय मिशन। नेशनल मिशन ऑन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि पारंपरिक कृषि अभ्यास पर राष्ट्रीय मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए कि द स्कीम बेस्ड ऑन बायो कंपोस्टिंग इज, यानी कि बायो कंपोस्टिंग पर आधारित एक योजना है। कौन सी योजना है? तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि टिकाऊ कृषि पर राष्ट्रीय मिशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, निम्नलिखित में कौन सा कारक वायु प्रदूषण का योगदान देता है? स्मोक बाय इंडस्ट्री, पोल्यूटेड गैस बाय व्हीकल। तो वायु प्रदूषण आप लोग सब जानते होंगे, जो एयर पोल्यूशन होता है उसी को हम लोग वायु पोल्यूशन कहते हैं, सॉरी वायु प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण किससे होते हैं? जो हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारे फैक्ट्रियों से, हमारे उद्योगों से जो धुएँ निकलते हैं उससे भी होते हैं, और जो हमारे गाड़ियों से, हमारे वाहनों से जो जहरीली हवाएं निकलती हैं, प्रदूषित हवाएं निकलती हैं, उससे भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, यानी कि दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू रिवर कंट्रीब्यूट टू, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी फैक्ट्री की जो उद्योग है उनके जो पोल्यूटेड सामान, यानी कि प्रदूषित जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो डायरेक्ट पानी में छोड़ी जाती हैं, इसको क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारा? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक विविधता को योगदान देने वाला प्रमुख कारक है? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का बढ़ता दबाव। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का ह्रास। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, या ऑल ऑफ दी। तो कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे भारत की जैव विविधता को योगदान देने वाला प्रमुख कारक है? तो कौन है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड भी है, डिफॉरेस्टेशन भी है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन पॉपुलेशन भी है, यानी कि जनसंख्या का बढ़ता दबाव, भूमि का ह्रास और वनों की कटाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए एक रणनीति है? सीएनजी इन अर्बन यूज, शहरी उपयोग में सीएनजी। रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत पर निर्भरता। आउटपुट एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आउटपुट कुशल तकनीक, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रेट एट विच रिसोर्स एक्सप्लॉयटेड एट द रेट एट विच दीज आर जनरेटेड, उस दर के बीच संतुलित की स्थिति है जिस पर संसाधनों का दोहन किया जाता है और जिस दर पे उसे पूर्ण जीवित किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल, इसको निलंबित कण भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पॉलन को कहा जाता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल? तो ये पॉलन को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग MCQs की तरफ, सॉरी ट्रू फॉल्स की तरफ। तो अब से 10 क्वेश्चन आपके सामने ट्रू फॉल्स रहेंगे। इसमें आपको ट्रू है तो ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू बताना है, फॉल्स है तो फॉल्स बताना है। तो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड अंडर द ईयर 1986, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था या नहीं किया गया था? तो हाँ, इसको 1986 में पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ट्रू। 32 क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सतत विकास के लिए ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल स्रोतों का उपयोग की आवश्यकता होती है, ट्रू या फॉल्स। तो हाँ होती है, तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 33 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एड्रेस द इशू रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन ओनली, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का ही समाधान करता है? नहीं, ये सारी समस्याओं को समाधान करता है, जितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं सबको देखता है। क्वेश्चन नंबर 34 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का, ये देखिए यहाँ पे भी ट्रांसलेशन गलत हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यस इसका आंसर ट्रू है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि तेज़ी से हो रहे औद्योगिकरण से वायु प्रदूषण की समस्या की समस्या को और बढ़ा दिया है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ कंपाउंडेड द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, तेज़ी से हो रहे औद्योगिकरण ने वायु प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा दिया है। तो यस इसको बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक बुनियादी ढांचा मानव विकास की प्रक्रिया की गति देता है या नहीं देता है? तो देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल कॉलेज अस्पताल आर्थिक बुनियादी ढांचे का तत्व है या नहीं है? ट्रू या फॉल्स? तो क्या है? नहीं है, तो इसका क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं 38 पे। इलेक्ट्रिसिटी इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि बिजली ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है या नहीं है? तो नहीं है, इसको क्या है? फॉल्स होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कम्युनिटी डिजीज सेंटर ऑफ्टन वर्क एज अ रेफरल सेंटर फॉर हेल्थ सेंटर, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अक्सर स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफरल सेंटर के रूप में काम करते हैं, हाँ या ना? तो करते हैं या नहीं करते हैं? तो यस करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लास्ट क्वेश्चन तो आपका प्रिंट ही नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आपका प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐड करके दे देता हूँ अपने तरफ से। RBI इस्टेब्लिश इन इंडिया, RBI इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1932, ये ट्रू है या फॉल्स है? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, जिसका आंसर सही रहेगा उसका मैं आंसर पिन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग का आज का वीडियो समाप्त होता है। बस एक चैप्टर आपका बचा है, कॉम्परेटिव डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, उसको हम लोग करेंगे एंड देन आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।